नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो जीएस के पूरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त नाम था। क्या नाम था? गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। और ये श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का ये प्रथम शासक था। कैसा शासक था? ये प्रथम शासक था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं गुप्त वंश। अब गुप्त वंश के बारे में देखेंगे हमें जानकारी कहाँ से मिली। गुप्त वंश के बारे में जानकारी जो है वो कहाँ से मिली? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी जो है वो वायु पुराण से मिली। किस पुराण से? वायु पुराण से इसकी जानकारी मिली। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुप्त वंश का आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था। विष्णुगुप्त नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुप्त वंश का आपसे पूछे कि महान शासक कौन था। गुप्त वंश का महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था गुप्त वंश का महान शासक। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये गुप्त वंश का महान शासक था, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम भी आप कह सकते हैं। और बात करते हैं ये इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कैसे? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराजा धीराज की ये उपाधि धारण करते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त वंश के शासक थे और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे। आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी? इनकी विक्रमादित्य की उपाधि थी। कैसा? विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य की। और बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इनके शासनकाल में कौन आया था? फाह्यान आया था। कौन? फाह्यान आया था। फाह्यान कौन था? ये चीनी यात्री था। ठीक, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इनके दरबार में कौन रहते थे? कालिदास रहते थे। कालिदास किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इनके दरबार में एक धन्वंतरी चिकित्सक रहते थे। कौन? धन्वंतरी नामक एक चिकित्सक रहते थे, जो कि किस चीज के चिकित्सक थे? आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग बताएंगे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने करवाया था। आगे चल के इसे ध्वस्त कौन करवा दिया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करवा दिया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। और ये गुप्त वंश के पहले शासक भी कौन थे? श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा तो विष्णुगुप्त था। अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य था या चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, और इसने किस चीज की उपाधि धारण की? इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग प्रश्न देखेंगे। आपसे पूछे कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। आपसे पूछे फाह्यान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आपसे पूछे कि फाह्यान किस देश का यात्री था? तो चीन का यात्री था। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये आयुर्वेद चिकित्सक थे। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है कुमारगुप्त ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। और बात करते हैं इसके ध्वस्त किसने करवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का ये किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने करवाया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे गुप्त वंश से याद रखेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? तो जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? भारत में उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष होगा। तो ये आर्टिकल किस में कहा गया? तो ये आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनका निवास स्थान कहाँ पे निवास करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति, तो यहाँ पे यूएसए शॉर्ट में लिख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास कहाँ पे करते हैं? तो व्हाइट हाउस, इनके भवन को क्या कहते हैं?
व्हाइट हाउस कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ निवास करते हैं, तो वो व्हाइट हाउस में निवास करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से, यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बोस्टन चाय पार्टी एक होता है, बोस्टन चाय पार्टी, ये इतिहास में क्यों फेमस है बोस्टन चाय पार्टी, तो इसके तहत क्या हुआ था, ये अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इसके तहत अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित है, तो बोस्टन चाय पार्टी का संबंध है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किसने किया, तो अमेरिका ने सर्वप्रथम संविधान किसने बनाया, तो सर्वप्रथम संविधान किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। और भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ये आर्टिकल कितने में लिखा गया, आर्टिकल 56 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे देखिए ये निवास कहाँ पे करते हैं, तो इनका निवास जो भवन है वो क्या बोलते हैं, उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। व्हाइट हाउस किसका निवास स्थान है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। आपसे पूछे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो जो मौलिक कर्तव्य है ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, भाग 3 में है। और बात करते हैं बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है, तो ये अमेरिका की स्वतंत्रता से है, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो राज्य के नीति निर्देशक किस भाग में है, तो भाग 4 में। आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आपसे पूछे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहां से, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में सबसे पहले याद रखेंगे राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दिया गया है। आर्टिकल 40 में क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत का गठन है। क्या, ग्राम पंचायत का गठन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 में है क्या, ग्राम पंचायत का गठन। और बात करते हैं आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आपसे पूछे किस आर्टिकल में है, तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 45 में क्या है कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनके शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, इनके शिक्षा की जो देख रेख है वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका देख रेख कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। आर्टिकल 45 में ये बात कही गई है। और आर्टिकल 47 में क्या कहा गया, आर्टिकल 47 में कि राज्य के जो नागरिक हैं उनका पोषाहार यानी कि अच्छे भोजन, अब पोषाहार की व्यवस्था राज्य करेगा। पोषाहार स्तर में राज्य सुधार करेगा। और किसमें, स्वास्थ्य स्तर में राज्य सुधार करेगा। और इसी के तहत हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। और जीवन स्तर में सुधार करने का काम कौन करेगा, ये राज्य करेगा। ठीक, लेकिन ये सब चीजें न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तो इसके तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। और लिया कहां से गया है, तो ये अमेरिका के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता किसमें है, आर्टिकल 44 में। और आर्टिकल 45 में क्या है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगा, अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएगा। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषाहार स्तर में सुधार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार और जीवन स्तर में सुधार का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ जाइए। और कमेंट करके अगर आप हमें बताएंगे कि इस वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए कि नहीं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। या फिर आप लोग याद रखेंगे घाघरा नदी के तट पे क्या बसा हुआ है, अयोध्या बसा हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अयोध्या में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, अयोध्या में राम भगवान का मंदिर है। लेकिन एक बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, एक कैसी मस्जिद है, अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसा मस्जिद है, अयोध्या के बाबरी मस्जिद। इसका आपसे पूछे कि निर्माण कौन कराया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, तो ये मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी ने करवाया था, ये मीर बाकी ने बाबर के कहने पे करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के कहने पे करवाया था मीर बाकी ने। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और बात करते हैं कुछ चीजों की, जैसे आपसे पूछे कि उज्जैन किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। किसके? क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक। और आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक, तो ये गोदावरी नदी के किनारे। किसके? नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं गोदावरी नदी के किनारे नासिक। आपसे पूछे कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता बसा हुआ है। आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे। किसकी? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। जबकि पूछे कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन थेम्स नदी के किनारे। आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अयोध्या नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या सरयू या फिर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या में मीर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया, और ये बाबर के कहने पे ही करवाया था। अब बात करते हैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक किस नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। और बात करें कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के किनारे। लखनऊ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। लंदन किस, यहाँ पे ब्रिटेन में, ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क कहाँ पे, अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं, मेघना। लेकिन आपसे पूछे कि बांग्लादेश में जो है गंगा को किस नाम से जानते हैं, गंगा को, तो गंगा को कहते हैं पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो इसे मेघना कहते हैं, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, यहाँ पे जमुना कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मिलके, ब्रह्मपुत्र नदी ये मिलके यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम क्यों सुंदरवन डेल्टा पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक यहाँ पे वन पाए जाते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसा वन, यहाँ पे कैसा वन पाया जाता है, यहाँ पे सुंदरी नामक यहाँ पे वन पाए जाते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, यहाँ पे माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो माजुली नदी द्वीप जो है ये आपके असम में है। माजुली नदी द्वीप कहाँ पे, असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा, माजुली नदी द्वीप। ये असम राज्य में है। किस नदी पे बना हुआ है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और बात करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जमुना नदी इसको कहा जाता है, और ये जमुना नदी, पद्मा नदी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि गंगा की वितरिका यहाँ पे कोलकाता में अलग होती है, गंगा की वितरिका कौन सी नदी है, तो गंगा की जो वितरिका है वो कौन सी नदी है, वो हुगली नदी है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हुगली नदी किसकी वितरिका है, ये गंगा की वितरिका है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछेगी बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, ठीक। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो है गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, इसे जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक। अब बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा की, तो ये कहाँ पे बनती है, पश्चिम बंगाल में बनती है। किस नदी पे बनती है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा, संयुक्त धारा मिलके इसे बनाती है, ठीक। और नाम इसकी सुंदरी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक यहाँ पे वन पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे नाम पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य में। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का,
मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक यहाँ पे लिखी थी, कौन सी? इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला नामक पुस्तक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसने क्या काम किया था? इसने राजधानी को कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद किया था। कहाँ से? दिल्ली से इसने दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का आपसे पूछे कि वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जौना खान था। क्या? जौना खान था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। आपसे पूछे कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दीवान ए कोही की स्थापना की। कहाँ क्या की? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना। ये कैसा विभाग था? एक कृषि विभाग से संबंधित था। ये कृषि विभाग था। दीवान ए कोही नामक एक विभाग की इसने स्थापना की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे इसका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते साथ में, आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में यात्री इब्न बतूता आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को, ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये कहाँ का यात्री रहने वाला था? तो ये मोरक्को का निवासी था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का क्या नाम है? रेहला नाम है। और इसका मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां इसका वास्तविक नाम था। राजधानी इसका नाम दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी स्थानांतरित किया। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था। इसका स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है ठट्टा में हुई थी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? पवन चामलिंग है। क्या? पवन चामलिंग है सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का। और ये कहाँ के हैं? ये आपके यहाँ पे सिक्किम के रहने वाले हैं। ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये कितने वर्ष के थे? ये 24 साल तक ये शासन किए। 24 साल तक सिक्किम में शासन किए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ मुख्यमंत्रियों की। तो आपसे पूछे भारत में जो है, भारत में आपसे पूछे कि आपसे पूछे कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए। प्रथम महिला CM बताइए। तो भारत की पहले महिला CM कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुचेता कृपलानी थी। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और आपसे पूछे कि प्रथम दलित महिला CM कौन थी? प्रथम दलित महिला CM कौन थी? प्रथम दलित महिला CM कौन बनी थी? तो बहन मायावती बनी थी प्रथम दलित महिला CM। और ये भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक, और आपसे पूछे कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? तो ये होता है आपका CM यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। और बात करते हैं CM की नियुक्ति कौन करता है? CM की यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप लोग नोट करेंगे। इनको कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 163 के तहत कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये लोग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये त्यागपत्र अपने राज्यपाल को देते हैं। किसे? राज्यपाल को त्यागपत्र भी देते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन चामलिंग है सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सिक्किम के बने थे और 24 साल तक ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे। बात करते हैं प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और राज्य मंत्री परिषद का जो हेड होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। और CM की नियुक्ति किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 163 में। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और बात करते हैं CM त्यागपत्र अपना किसे देता है? तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र अपना राज्यपाल को देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय श्रमिक बोर्ड आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय जो श्रमिक बोर्ड है वो आपके नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर। और नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? तो ये 8 मई को मनाते। कब? 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। आपसे पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे कब मनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके 3 मई के दिन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि नर्स दिवस कब मनाते हैं भारत में?
विश्व नस्ल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके 12 मई को। कब? 12 मई को विश्व नस्ल दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस आपसे पूछिए कि कब मनाते हैं? तो ये आपके बनाते हैं 22 मई को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। ठीक, केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पे है? तो केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 मई के दिन मनाते हैं। नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को नर्स दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपके 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? गीता रहस्य पुस्तक ये बाल गंगाधर तिलक की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक की ये पुस्तक है गीता रहस्य। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। इनका मूल नाम क्या था? तो जो बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम था वो केशव था। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव था। और केसरी नामक पत्रिका किसने संपादन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1881 में इसका संपादन हुआ था। आपसे पूछे किस भाषा में इसका संपादन हुआ था? तो मराठी भाषा में इसका संपादन हुआ था। आपसे पूछे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग था, आपसे पूछे कि सर्वप्रथम मांग किसने की? तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1895 में किया था। ठीक, 1895 में किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो महाराष्ट्र में जो है, जो महाराष्ट्र राज्य में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत काम किए। तो महाराष्ट्र राज्य में जो गणपति उत्सव है, गणपति उत्सव का आपसे पूछे कब किसने शुरुआत करवाया? गणपति उत्सव। या फिर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने करवाया? तो ये सारे शुरुआत किसने करवाया? तो ये सारे शुरुआत भी आपके किसने कराया? तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है। तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BGT लिखेंगे। अब बात करते हैं मूल नाम इनका क्या था? केशव इनका मूल नाम था। ठीक, केशव इनका मूल नाम था। केसरी नामक पत्रिका किसने संपादन किया? बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठा भाषा में इसकी संपादन किया। और कहाँ से संपादन किया? तो बंबई से इसका संपादन किया। कहाँ से? बंबई से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने प्रस्तुत की? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र राज्य में गणपति उत्सव का शुरुआत और शिवाजी उत्सव का जो शुरुआत करने का श्रेय है किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। भारत में भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था। और ये किसे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित है। किसे? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान किसको कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत जो है शिक्षा को, इसके साथ क्या कार्य किए गए? तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके इसे किस सूची में बताया गया? इसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के तहत प्रस्तावना में संविधान किया गया, संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया? इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े। कौन कौन से 3 शब्द जुड़े? एक है आपका अखंडता, एक है आपका समाजवाद। अखंडता एक समाजवाद, और एक कौन सा शब्द है? धर्मनिरपेक्ष। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, धर्मनिरपेक्ष। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसी के तहत ही संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। किसका? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। तो ये प्रमुख बातें हैं तो जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य का इसका प्रावधान किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर याद रखेंगे आप लोग लघु संविधान कहते हैं। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहते हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था।
और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसके तहत प्रस्तावना को क्या किया गया? शिक्षा में संशोधन किया गया और इसे शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में इसे रखा गया, ठीक। और प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े, कौन कौन से? अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो मौलिक कर्तव्य भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। तो यानी कि 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। 2 वर्ष बाद नए सदस्य 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्यसभा में किस अनुच्छेद की चर्चा? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है तो ये यही यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक ये सदस्य यहाँ पे रहते हैं। और राज्यसभा के आपसे पूछे कि पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो पदेन सभापति कौन बनते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं कौन होते हैं? वो आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के पदेन सभापति जो है इसके बारे में कितना आर्टिकल बताया गया? आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया। और उपराष्ट्रपति होगा भारत में, आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है, ठीक। और बात करते हैं राज्यसभा राष्ट्रपति मनोनीत कितने सदस्यों को करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आपसे पूछे कि मनोनीत करता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और आपसे पूछे कि राज्यसभा को भंग कौन करता है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार कौन का है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कैसा सदन है? ये संविधान का अस्थाई सदन है। ये संविधान का अस्थाई सदन है, या फिर क्या कह सकते हैं? ये संविधान का उच्च सदन है। इसी संविधान का उच्च सदन भी कहते हैं। या फिर ये संसद का कैसा सदन है? ये अस्थाई उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है वो हर 2 साल के बाद होता है। जबकि आपसे पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। ये बात आर्टिकल नंबर 63 में कही गई है। और आर्टिकल यहाँ पे राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा तो ये बात आर्टिकल 54 में कहा गया है। और भारत में 1 उपराष्ट्रपति होगा तो ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का अस्थायी सदन है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी संविधान का कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम डाइट है। आपसे पूछे कि इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के जो संसद का नाम है नेसेट है, ठीक। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। यहाँ पे नेसेट लिखेंगे, नेसेट इजराइल के संसद का। आपसे पूछे कि मालदीव के संसद का क्या नाम है? मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो मालदीव के संसद का नाम है मजलिस, ठीक। मालदीव के संसद का क्या नाम है? मजलिस नाम है। आपसे पूछे कि अफगानिस्तान के संसद का नाम है क्या है? अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। आपसे पूछे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। और आपसे पूछे कि अब जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान के बारे में कुछ चीज देखेंगे। आपसे पूछे कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आपकी राजधानी जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है येन है। क्या? जापान की मुद्रा येन है, ठीक। आपसे पूछे कि जापान और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है?
जापान और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है, धर्म गार्जियन। और अभी हाल ही में शुरू हुआ है एक वीर गार्जियन नाम का भी युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जापान का पुराना नाम क्या है। जापान का आपसे पूछे कि पुराना नाम क्या है, तो जापान का पुराना नाम निप्पन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि जापान के संसद का नाम डाइट है, इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट है, मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस है, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा है, नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आपसे पूछे कि अब जापान के बारे में देखते हैं। जापान के को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। आपसे पूछे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास कौन कौन से? धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन नामक युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में। जापान का पुराना नाम निप्पन है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो विश्व के क्षेत्रफल का ये विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक, और बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल में स्थान किस स्थान पे है? भारत का क्षेत्रफल में किस नंबर के स्थान पे है? तो भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ठीक, पहला स्थान कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद कौन सा? रूस कनाडा, फिर उसके बाद कौन सा है? चीन, रूस कनाडा चीन। चीन के बाद कौन सा है? चीन के बाद यूएसए, फिर उसके बाद कौन सा? ब्राजील देश है। उसके बाद सबसे बड़ा ब्राजील है, उसके बाद ब्राजील, फिर उसके बाद कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद कौन सा देश पड़ता है? उसके बाद अपना भारत। ठीक, तो इससे बड़े कितने देश हैं? तो 7वां स्थान है, तो इसके बड़े 7 देश होंगे। ठीक, तो रूस कनाडा चीन, उससे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं जनसंख्या के मामले में किस स्थान पे है भारत? जनसंख्या के मामले में किस स्थान पे है? तो जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक, प्रथम स्थान पे कितनी है? 17 विश्व की जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या भारत में रहती है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल, और विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान किस नंबर पे है? तो 7वां नंबर है क्षेत्रफल में भारत का स्थान। उसके सबसे पहला है देश बड़ा सबसे रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टि में भारत अपने पहला स्थान पे 17.7% भारत में जनसंख्या। सेकंड स्थान पे हो गया चीन, जो कि पहले स्थान पे था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आइसोबार्ग किससे संबंधित है? तो आइसोबार्ग जो है ये एक समान वायुमंडलीय दाब को दिखाता है। एक समान वायुमंडलीय दाब को ये दिखाने वाली रेखा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, एक समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है। और वायुमंडल किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बात आ गया, वायुमंडल आपसे पूछे किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब का मापन किसे किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का मापन किसे किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब का जो मापन है ये बैरोमीटर से कहते हैं। किसे? बैरोमीटर से कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? आर्द्रता का मापन किसे कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर से करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि जो बैरोमीटर है इसकी खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की जो खोज करते हैं उनका नाम क्या है? टेरिसेली है। ठीक, टेरिसेली इसकी खोज करता है। ठीक, टेरिसेली ने किया था बैरोमीटर की खोज। ठीक, आपसे पूछे कि जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? तो बैरोमीटर में जो तेजी से गिरावट है ये तूफान का संकेत होता है। ठीक, तूफान का संकेत। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। आपसे पूछे कि बैरोमीटर का खोज किसने किया? बैरोमीटर का खोज किसने किया? तो इसकी खोज किसने किया? टेरिसेली ने किया। किसने? टेरिसेली ने किया बैरोमीटर का खोज।
ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि आइसोबार किससे संबंधित है। तो ये एक समान वायुमंडलीय दाब दिखाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आइसोबार रेखा कहते हैं। ठीक, और वायुमंडलीय दाब यहाँ पे पकड़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब शब्द को यहाँ पे पूछे वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, तो बैरोमीटर से आप लोग याद रखेंगे। और वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। ठीक, बात करते हैं कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो बैरोमीटर की जो खोज है टेरिसली ने किया था। टेरिसली ने किया था बैरोमीटर की खोज, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बात करते हैं बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है, तो ये तूफान का संकेत होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जो थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और थल सेना के हेड कौन है, तो थल सेना के हेड, भारत के थल सेना का हेड मनोज पांडे है। कौन, मनोज पांडे है। आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब, 4 दिसंबर के दिन। और नौसेना के हेड कौन है, तो आर हरि हैं नौसेना के हेड। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो ये 8 अक्टूबर को दिन मनाते हैं वायुसेना दिवस। और वायुसेना के हेड कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी हैं वायुसेना के हेड। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विवेक राम चौधरी। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना के हेड महानिदेशक कौन है, मनोज पांडे। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को दिन, और इसके हेड कौन है, आर हरि कुमार। ठीक, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं वायुसेना दिवस। और इसके एयरफोर्स चीफ कौन है, तो विवेक राम चौधरी इसके हेड हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति के संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति के पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। ठीक, और आपसे पूछे कि बलवंत पंचायती राज व्यवस्था इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे अपनाया गया है, तो संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि 73वां संविधान लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल, ये कब लागू हुआ था 73वां संविधान, 24 अप्रैल 1993 को ये जाके लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं इस दिन, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसके तहत संविधान में कौन सी भाग जोड़ी गई, तो इसके तहत संविधान में कौन सी भाग जोड़ी गई, तो भाग 9 जोड़ा गया। ठीक, और किस अनुसूची में, इसे किस अनुसूची में रखा गया, तो इसे अनुसूची नंबर, इसे किस अनुसूची में रखा, इसे अनुसूची नंबर 11 में जुड़ी। और इस अनुसूची में कितने विषय पाए जाते हैं, इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। इसमें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ग्राम पंचायत का जो गठन है यह अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। इसके तहत संविधान में कौन सी संशोधन, तो 73वां संविधान, जो कि 1992 में हुआ, जो कि 1992 में हुआ। और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और इसी दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक, और इसके तहत संविधान में भाग 9 को, इसे भाग 9 में रखा गया। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। और इसे विषय कितने काम करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितने दिए गए, तो 12 विषय इसमें, 29 विषय इसे काम करने के लिए दिए गए। और पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और जयपुर की स्थापना किसने की, तो जो जयपुर की स्थापना है सवई राजा जयसिंह ने किया था। किसने, सवई राजा जयसिंह ने किया था जयपुर की स्थापना। और ये कहाँ के शासक थे, सवई राजा जयसिंह, तो ये आमेर के शासक थे। कहाँ के, आमेर के राजा थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पिंक सिटी किसे कहते हैं, भारत का पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो भारत में जो पिंक सिटी है वो जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी आपसे पूछे जयपुर को कहते हैं। और आपसे पूछे कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं, भारत का पेरिस किसे कहते हैं, तो भारत का जो पेरिस है वो जयपुर को ही कहते हैं, भारत का पेरिस। आपसे पूछे कि जयपुर, यहाँ पे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जो राजस्थान की जो राजधानी है वो भी क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है,
हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल भी यहाँ पे जयपुर में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, जयपुर में हवा महल स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो सिनेमा घर है, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर ये कहाँ पे है? ये जयपुर में है, जयपुर में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने की? तो सवाई राजा जयसिंह ने किया जयपुर की स्थापना। ये आमेर के राजा थे। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की जो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और सबसे बड़ा सिनेमा घर कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पे ही हम लोग क्या मनाते हैं? इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को इनका जन्म होता है, जन्मदिन होता है। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब कुछ बात करते हैं हॉकी से संबंधित। आपसे पूछे कि आगा खां कप किससे संबंधित है? आगा खां कप, या फिर आपसे पूछे कि बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप किससे संबंधित है? तो ये भी आपसे किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर नामक शब्द किससे संबंधित है? या फिर आपसे पूछे कि यहाँ पे बुली शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? हॉकी से संबंधित है। ये किससे संबंधित शब्द है? ये हॉकी से संबंधित शब्द है। और हॉकी में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। और भारत एंड पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल दोनों का आप लोग साथ में याद रखेंगे, वो हॉकी है। क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक, और बात करते हैं जो हॉकी है ओलंपिक में कब शामिल हुआ? हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो हॉकी जो है ओलंपिक में 1928 का एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। हॉलैंड ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। हॉलैंड का नया नाम क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। बात करते हैं आगा खां कप का संबंध या फिर बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। और पेनाल्टी कर्नर का संबंध और बुली नामक शब्द का संबंध हॉकी से है। हॉकी में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। ठीक, भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक में शामिल कब हुआ? तो 1928 के हॉलैंड ओलंपिक में एम्स्टर्डम में इस शामिल किया गया। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं भारत के पहले कानून मंत्री। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे और इसमें अध्यक्ष कितने थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष था कौन था? BR अंबेडकर थे। कौन? BR अंबेडकर थे। आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष लेके 7 सदस्य। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, प्रारूप समिति का। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यहाँ पे संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का बात करें तो यहाँ के निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में इनका निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से? बम्बई से हुआ था। ठीक, कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए? तो बम्बई से इनका निर्वाचन हुआ था, बम्बई से। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक आपसे पूछे किसे कहा जाता है?
तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। किसे? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। और इन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 है, संविधान की आर्टिकल 32 है। और ये किसने कहा था? ये कहा था आपके भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। और आपसे पूछे कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती आप लोग कब मनाते हैं? तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को दिन मनाया जाता है। 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में निर्वाचन भीमराव अंबेडकर का कहाँ से हुआ था? बम्बई में। बम्बई से BR अंबेडकर का यहाँ पे संविधान सभा के लिए निर्वाचन बम्बई से हुआ था। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? BR अंबेडकर को संविधान का जनक। और अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को इन्होंने कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं कपिल हैं। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि ऋषि है, गौतम ऋषि हैं। यहाँ पे न्याय दर्शन के संस्थापक के कौन है? गौतम ऋषि। ठीक, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गौतम ऋषि हैं न्याय दर्शन के संस्थापक। और आपसे पूछे कि मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांस दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जैमिनी है। जैमिनी है मीमांस दर्शन के संस्थापक। और आपसे पूछे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि पतंजलि है योग दर्शन के संस्थापक। कौन? महर्षि पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक। आपसे पूछे कि पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक। कौन? वल्लभाचार्य हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक आचार्य कपिल हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि हैं, और मीमांस दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी है। और वहीं पे योग दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि है। और पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकरा वल्लभाचार्य हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिराया गया था ना? तो ये 6 अगस्त के दिन गिराया गया था। कब? 6 अगस्त के दिन गिराया गया था और 1945 को। ठीक, और आपसे पूछे कि किसने बम गिराया था? किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि हिरोशिमा तो वही तो 6 अगस्त को। वहीं आप लोग याद रखेंगे नागासाकी पे बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पे जो बम है वो आपके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे गिराया गया था। ठीक, और जापान के कुछ द्वीपों के बारे में याद रखेंगे। जापान के कुछ बड़े द्वीप हैं, तो 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप पे जापान बसा हुआ है। कौन कौन से हैं? तो वो आप लोग याद रखेंगे। एक आपका होन्शु द्वीप है और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक आपका होकाइडो द्वीप है। कौन सा? होकाइडो। और होकाइडो की बात करें तो इसी में कौन सा बचा हुआ है? हिरोशिमा बसा हुआ है। इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है? हिरोशिमा नामक शहर बसा हुआ है होकाइडो द्वीप पे। ठीक, और होन्शु होकाइडो, और एक कौन सा है? क्यूशु। होन्शु होकाइडो क्यूशु पे कौन सा बसा हुआ है? यहाँ पे नागासाकी बसा हुआ है। क्यूशु द्वीप पे नागासाकी बसा हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक है आपका होन्शु होकाइडो क्यूशु, और चौथे नंबर पे आपका है कौन सा? शिकोकू। ठीक, शिकोकू के बारे में याद रखेंगे। ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। कौन सा? छोटा द्वीप है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम किसने गिराया? 6 अगस्त 1945 को। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया था। और बात करते हैं नागासाकी पे बम कब गिराया था अमेरिका ने? तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया था। और जापान में कुल 4 द्वीप है। कौन से? होन्शु सबसे बड़ा द्वीप, होकाइडो, हिरोशिमा, इस पे होकाइडो पे हिरोशिमा बसा हुआ है। क्यूशु पे कौन सा शहर बसा हुआ है? नागासाकी बसा हुआ है। शिकोकू पे कौन सा? ये सबसे छोटा द्वीप है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव पे वोट कौन करता है?
तो देखो राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें जो वोट करने का काम लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में जो राज्य होते हैं उनके राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के कैसे सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और ये बात किस में कहा गया है, ये आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आर्टिकल नंबर किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। और आर्टिकल नंबर में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या कहा गया, सॉरी 55 में, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चुनाव कैसा होता है राष्ट्रपति का, तो यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और कैसी पद्धति, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, कैसी, एकल संक्रमणीय, ये आप लोग याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय कैसी पद्धति, मत पद्धति से ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो देख लेते हैं भारत का राष्ट्रपति, ये आर्टिकल नंबर कितने में भारत में एक राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वोट डालता है कौन, तो लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया। विधानसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 170 में बताया गया। ठीक, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। और बात करते हैं चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव 55 में बताया गया। चुनाव कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और कैसा, अप्रत्यक्ष और गुप्त चुनाव होता है। ठीक, गुप्त मतदान होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और इससे कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा, रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है इसके कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग इसकी कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से आपके सूखा रोग होता है या फिर रिकेटस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस या फिर सूखा रोग होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, और विटामिन के का क्या काम है, तो इसका काम है, विटामिन के का, इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। ठीक, रक्त का थक्का बनाना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। कमी से रतौंधी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ऐसी कमी से बेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस या फिर सूखा नामक रोग होता है। ठीक, सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक, विटामिन के का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का काम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन, बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान सीएम कौन है हरियाणा के, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। ठीक, तो यहाँ पे सही से आप लोग लिखेंगे मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की बात करते हैं, इसके सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, सबसे कम लिंगानुपात, ये हरियाणा राज्य में। किसमें, हरियाणा राज्य में। कितना लिंगानुपात है, तो 879 इसका लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कितना यहाँ पे है, तो केरल का जो लिंगानुपात है 1084 है। 1084 केरल का लिंगानुपात है। और हरियाणा की बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बुनकारों का शहर। इसे बुनकारों का शहर किसे कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। ठीक, बुनकारों का शहर किसे, पानीपत। पानीपत कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। राष्ट्रीय डेयरी
आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है भारत में, हरियाणा है, 879 लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है भारत में केरल, सबसे अधिक साक्षरता भी केरल में है, कितना है, 284 लिंगानुपात है। बुनकारों का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं बुनकारों का शहर, ये हरियाणा में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक, तो प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव से हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन सा मिथाइल आइसोसाइनाइड था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मिक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में यहाँ पे हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका श्रावित हुआ था। इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो भोपाल गैस त्रासदी दिवस जो है वो आपके 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं भोपाल गैस दुर्घटना का किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC मिक कहते हैं। और कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी दिवस होता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। ठीक, बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाते हैं, तो 3 दिसंबर के दिन भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके उन्हें भी बताइए और कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पे कुल कितनी देशांतर हैं, तो पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर हैं। ठीक, और कुछ देशांतरों के बारे में बात करेंगे, जैसे 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इसे मानक तिथि रेखा कहते हैं। क्या इसे कहते हैं, मानक तिथि रेखा कहते हैं। और आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, इसे मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। और बात करते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो क्या है, तो ये भारत का मानक समय रेखा भारत का मानक समय रेखा है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जो 2 देशांतर के बीच की दूरी हो, जो 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पे कुल देशांतर कितनी है, 360 देशांतर है। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। और कुछ बातें देखेंगे, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, मानक तिथि रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। और उसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, इसे भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, भारत का मानक समय रेखा। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो प्यूर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं,
पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहते हैं, भारत का पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक, किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और ये कहाँ पे स्थित है? ये मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित होता है। और यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। कौन से? वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, वृद्धि हार्मोन कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड्स मस्तिष्क में से निकलते हैं। और बात करते हैं, अब आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आपसे पूछे कौन है? तो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम थायराइड है। यहाँ से कौन सी हार्मोन निकलता है थायराइड से? तो यहाँ पे हार्मोन नामक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। थायरॉक्सिन नामक यहाँ से हार्मोन निकलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ये आपके थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। कौन सी? थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक, और बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या काम करता है? कुछ ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। जैसे आपसे पूछे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या काम करता है? तो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि ये क्या काम करता है? ये ताप नियंत्रण करता है। क्या? ताप नियंत्रण का काम करता है हाइपोथैलेमस। और बात करते हैं एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, आप लोग याद रखेंगे। अग्नाशय ये क्या करता है? ये पित्तरस इंसुलिन का स्राव करता है। किसका? इंसुलिन यहाँ से स्रावित होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंसुलिन यहाँ से स्रावित होती है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है सबसे बड़ी, मानव के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? यहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और बात करते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है ये मस्तिष्क में होता है और यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। ठीक, और हाइपोथैलेमस की बात करें, यहाँ पे ताप नियंत्रण का काम करता है। और अग्नाशय की बात करें, यहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बसा हुआ है? तो ये सतलुज नदी पे, किसकी? सतलुज नदी पे बसा हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसको सही से पहले लिखें, सतलुज नदी पे बसा हुआ है कौन सी परियोजना? सतलुज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। और भाखड़ा नांगल जो बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा कैसा बांध है? एक गुरुत्वीय बांध है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे, आपसे पूछे कि गोविंद सागर झील किस नदी पे बना हुआ है? तो जो गोविंद सागर झील है वो किस नदी पे बना हुआ है? वो भी सतलज नदी पे बना हुआ है। सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सतलज नदी का आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का जो उद्गम की बात करें तो ये मानसरोवर के पास से, कहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर के पास से एक राकस ताल है। राकस ताल से यहाँ से उद्गम होता है। और भारत में ये प्रवेश कहाँ से करता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? तो यहाँ पे सिपकिला दर्रा से ये प्रवेश करती है। किससे? सिपकिला दर्रा से। और सिपकिला दर्रा कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है सिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल के ये किस नदी पे मिल जाती है? ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी की ये सहायक नदी है, यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे बसा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक, और बात करते हैं गोविंद सागर झील कहाँ पे है? तो गोविंद सागर झील सतलज नदी पे बना हुआ है। और बात करते हैं भारत में प्रवेश उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर के पास से, राकस ताल से। और कहाँ से? तिब्बत में। कहाँ पे?
तिब्बत के पास से यहाँ पे उद्गम होता है, ठीक। और बात करें भारत में प्रवेश कहाँ से होता है, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश से होता है। चिनाब नदी पे ये बस चिनाब नदी में जाके लास्ट में मिल जाती है सतलज नदी, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। अब बात करते हैं पंजाब को, तो यहाँ पे फारसी भाषा के शब्द है, फारसी भाषा का शब्द पंजाब है, किस भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंजाब किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। आपसे पूछे कि धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, धान का कटोरा, तो ये कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किसे, छत्तीसगढ़ को कहते हैं भारत में का धान का कटोरा। आपसे पूछे भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, चीनी का कटोरा भारत में किस राज्य को कहते हैं, तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा। किसको, उत्तर प्रदेश को। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में जो चीनी का कटोरा है वो किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। किसे, क्यूबा को कहते हैं विश्व में चीनी का कटोरा, ठीक। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे पंजाब की, यहाँ पे राजधानी क्या है पंजाब की, चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पंजाब के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे गिद्धा एंड भांगड़ा लोक नृत्य है। क्या है, गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में स्थित है। और बात करते हैं पंजाबी भाषा की लिपि बता दीजिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है, ठीक। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे 5 नदियों की भूमि पंजाब, पंजाब किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई किसे कहते हैं। बात करते हैं पंजाब की, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो जो स्वर्ण मंदिर है वो पंजाब में, अमृतसर पंजाब में स्थित है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या 3 जनवरी 1948 में हुआ था। किसने किया था, तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। कौन, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। कहाँ से, तो ये बिड़ला हाउस में इनकी हत्या की थी। कहाँ पे, बिड़ला हाउस में इनकी हत्या की थी। और बात करते हैं कि समाधि कहाँ पे बनी हुई है, तो इनकी समाधि जो है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है, ये विजय घाट में है। विजय घाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो है महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। अब इनकी एक पुस्तक है, महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक है, क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक गांधी जी का पुस्तक है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात, गांधी जी के गुरु का क्या नाम था, गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु का नाम था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, इनका प्रिय भजन था, एक प्रिय भजन था यहाँ पे गांधी जी का प्रिय भजन था, क्या था, वैष्णव जन तो तेनो कहिए, ये इनका भजन था। क्या, वैष्णव जन तो तेनो कहिए, ये इनका भजन था। और बात करते हैं इनकी रचना कौन की थी, तो ये भी पूछा जाता है। इस जो इनका फेवरेट भजन है, इनकी रचना कौन किए थे, तो नरसिंह मेहता इनकी रचना किए थे, ठीक। नरसिंह मेहता इनकी रचना किए थे, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। किसने किया, नाथूराम गोडसे ने बिड़ला हाउस में इन्हें गोली मार के इनकी हत्या कर दिए थे। और समाधि कहाँ पे बनी हुई है, विजय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी का पुस्तक है। प्रिय भजन क्या है? वैष्णो जन तो तेनो कहिए, इनकी प्रिय भजन है। और गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। और वैष्णो जन तो तेनो कहिए, ये इसकी रचना कौन किए थे? नरसिंह मेहता इनकी रचना किए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल में किसका मापन किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसके? भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिएक्टर स्केल से इसके मापन किया जाता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो अध्ययन है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भूकंप का संकेत क्या है? भूकंप आने का संकेत क्या होता है? भूकंप का संकेत क्या होता है? तो भूकंप का जो संकेत है, तो यहाँ पे वायुमंडल में क्या होती है? रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। रेडान गैस में की क्या हो जाती है? वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है। तो ये इससे पता चलता है कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। और भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप जो है अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र जो है ये क्या है? तो यहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, उसे भूकंप भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। सर्वप्रथम जहाँ पे भूकंप का अनुभव होता है, जहाँ पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप में यहाँ पे भूकंप मूल किसे कहते हैं? आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं? तो भूकंप की जहाँ उत्पत्ति होती है, जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप की जहाँ पे उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं भूकंप को जो भूकंप तरंगों की जो औसत गति है वो कितनी होती है? जो औसत गति है ये 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप तरंगों की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। रिएक्टर स्केल पे किसका मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। बात करते हैं भूकंप का संकेत क्या होता है? तो रेडान गैस में वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में। और भूकंप अधिकेंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप की औसत गति कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, बात करते हैं भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा? तो भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज चावल है। चावल भारत में सर्वाधिक खाया जाता है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का कौन सा राज्य करता है? तो जो सर्वाधिक उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और दूसरे नंबर पे अपना है उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य? पंजाब है। ठीक, और बात करते हैं चावल का कटोरा, हमने अभी पढ़ा ही, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो चावल का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक में है। कहाँ पे? कटक। और कटक कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा? चावल है भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब। ठीक, यहाँ पे चावल के उत्पादन के मामले में। और बात करते हैं चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में। और कंचनजंगा की हाइट पूछी आपसे कितनी है? तो आपसे 85-86 इसकी हाइट है। 85-86 मीटर इसकी
हाइट है, यानी कि 8586 मीटर इसकी हाइट है। और आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है, जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर इसकी हाइट है। और माउंट एवरेस्ट की खोज आपसे पूछे किसने किया था? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने इनकी खोज किया था और इन्हीं के नाम पे इनका नाम लेकर रखा गया माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में क्या नाम से पुकारते हैं? तो इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं इसे? तिब्बत में क्या बोलते हैं इसे? तो तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या? चेमोलुंगमा कहते हैं इसे तिब्बत में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसका माउंट एवरेस्ट का, बात करें पुराना नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? पीक 15 है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? पीक 15 है इसका पुराना नाम। और आपसे पूछे कि गार्डविन ऑस्टिन के बारे में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गार्डविन ऑस्टिन। और ये बात करें गार्डविन ऑस्टिन, इसे क्या कहते हैं? K2 कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो गार्डविन ऑस्टिन की हाइट यहाँ पे लिख रहे हैं, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। ये ट्रांस हिमालय में, कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, बात करते हैं कितनी हाइट है? 8,568 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल को यहाँ पे अब माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। खोज किसने की माउंट एवरेस्ट की? जॉर्ज एवरेस्ट ने किया। और गार्डविन ऑस्टिन की बात करें, पहले नेपाल के बारे में बात करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट पुराना नाम क्या है? पीक 15 इसका पुराना नाम। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। जबकि तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं। ठीक, और गार्डविन ऑस्टिन की बात करें, इसको K2 कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? इसकी हाइट है 8611 मीटर, ट्रांस हिमालय में ये स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कथकली एंड मोहिनी अट्टम आपसे पूछे कहाँ का है? कथकली एंड मोहिनी अट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा। कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य। आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? कथक, तो ये उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत या फिर आपको मिल सकता है उत्तर प्रदेश का है। ठीक, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक, आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और आपसे पूछे कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य। वहीं आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी, तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? मणिपुर का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। वहीं कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक, और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का आप लोग बताएंगे या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, और बात करें कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य। वहीं मणिपुरी की बात करें, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य। और भारत में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा 6 है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सोसाइटी की स्थापना किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सोसाइटी की स्थापना किया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब किए थे? 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। और बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया? तो एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। किसने? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया। और आपसे पूछे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना किसने किया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
तो बहिष्कृत जो हितकारी जो सभा थी, इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर ने की। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने? भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की। आपसे पूछे कि अलीगढ़ आंदोलन किसके संबंध में था? अलीगढ़ आंदोलन ये किसके संबंध में था? तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे। तो ये किसके संबंध में था? तो ये सर सैयद अहमद खां के संबंध में था। किसके? सर सैयद अहमद खां से संबंधित था। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की 1905 में महाराष्ट्र में। बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया और बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया और अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सैयद अहमद खां से संबंधित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे ये एग्जाम में पूछा गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, ठीक, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक के बारे में बात करें, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध किस धर्म से है? तो ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में इसकी रचना की गई। किसने? पाली भाषा में इसकी रचना की गई। और बात करते हैं और कुछ राजाओं देख लेते हैं जो यहाँ पे बौद्ध धर्म की मान्यता थी। आपसे पूछे कि अशोक धर्म में अशोक की धर्म कौन सी थी, किस धर्म को मानता था? तो ये आपके बौद्ध धर्म को मानता था, किस धर्म को? बौद्ध धर्म को ही मानता था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ये उपगुप्त से लिया था। किसके? उपगुप्त नामक जो भिक्षु था, इससे ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे अशोक। और बात करते हैं, ये बिंबिसार के धर्म को मानता था, बिंबिसार किसके धर्म को मानता था? तो ये भी बौद्ध धर्म की इसकी मान्यता थी, बौद्ध धर्म में मान्यता थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म, संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। और त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है। ये पाली भाषा में इसकी रचना की गई। जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हैं उनकी रचना पाली भाषा में की गई। और जैन धर्म किससे पूछेगा? तो इनकी रचना किस भाषा में? तो इनकी रचना प्राकृत भाषा में। अशोक के धर्म की अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। और बिंबिसार की बात करें, ये भी बौद्ध धर्म में मान्यता रखता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? उड़ीसा में बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक, बात करते हैं, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये कितनी लंबा है? तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है ये 25 किलोमीटर के पास में है इसकी लंबाई। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण आपसे पूछे तो 1857 में इसका निर्माण हुआ था। कब? 1957 में इसका निर्माण हुआ था। 1957 में इसका निर्माण हुआ था। और बात करते हैं, और महानदी का आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का जो उद्गम है ये सिंहवा पहाड़ी से होता है। कहाँ से? सिंहवा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और सिंहवा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये रायपुर में स्थित है। ठीक, बात करते हैं इसकी लंबाई कहाँ कितनी है? तो सिंहवा पहाड़ी इसकी लंबाई कितनी है? तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो महानदी की लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर। आपसे पूछे कि उड़ीसा का स्रोत किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का स्रोत किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं उड़ीसा का स्रोत। किसे? महानदी को कहते हैं उड़ीसा का स्रोत। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके महानदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? महानदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। तो देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। और उद्गम कहाँ से होता है? सिंहवा पहाड़ी रायपुर से इसका उद्गम होता है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो इसकी सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। निर्माण कब हुआ था? तो 1957 में इसका निर्माण हुआ था। कब? 1957 में इसका निर्माण हुआ था। बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है महानदी की? तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उड़ीसा का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी
दामोदर नदी घाटी परियोजना ये जो थी ये स्वतंत्र भारत की सबसे प्रथम परियोजना थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में था। कहाँ पे? झारखंड राज्य में था, झारखंड राज्य में। और कुछ परियोजनाएं की बात करें, जैसे आपसे पूछे कि दुलहस्ती परियोजना है किस नदी पे? दुलहस्ती परियोजना। या फिर आपसे पूछे कि सलाल परियोजना किस राज्य पे बना हुआ? किस नदी पे? एक चिनाब नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे बना हुआ है। आपसे पूछे कि नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है? नागार्जुन आपसे पूछे कि नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का पूछिए आपसे उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? इसे भारत का रीढ़ कहते हैं। क्या? भारत का रीढ़ कहते हैं छोटा नागपुर पठार में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का क्या नाम था? दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका नाम था। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में। तो दुलहस्ती या फिर सलाल परियोजना किस नदी पे? चिनाब नदी पे। नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ? कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रीढ़ कहते हैं। ठीक, बंगाल का स्रोत किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी। किसकी? हुगली की सहायक नदी। हुगली किसकी वितरिका है? गंगा नदी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं जामा मस्जिद का किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनाया। कब बनाया था? 1644 में। और ये स्थित कहाँ पे? जामा मस्जिद स्थित कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। भारत का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मस्जिद क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद का नाम क्या है? ये है आपका जामा मस्जिद। सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। अब बात करते हैं मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है? मोती मस्जिद के बारे में बात करें, कहाँ पे स्थित है? तो मोती मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया था। इसे शाहजहां ने बनवाया था मोती मस्जिद। और कहाँ पे स्थित है? ये आगरा में। ये आगरा में स्थित है। जबकि जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो बात करते हैं, एक है आगरा में जामा मस्जिद। आगरा की एक जामा मस्जिद है। आगरा में एक जामा मस्जिद है। आपसे पूछे कि आगरा की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है जहाँ आरा बेगम ने करवाया। किसने? जहाँ आरा बेगम। और जहाँ आरा जो बेगम थी ये कौन थी? ये इन्हीं शाहजहां की पुत्री थी। कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया 1644 में। ये जो वाला जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया। ये कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो ये शाहजहां ने निर्माण कराया, आगरा में स्थित है। बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का आपसे पूछे उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? ये भी आप लोग याद रखेंगे, अफ्रीका में स्थित है। और ये अपना मुहाना यानी कि जल कहाँ पे गिराती है? तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। भूमध्य सागर में नील नदी अपना जल गिराती है। और बात करते हैं मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। ठीक, नील नदी को मिस्र का वरदान। आपसे पूछे कि आसवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? आसवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये भी आपके नील नदी पे बना हुआ है, आसवान बांध। ठीक, आपसे पूछे कि काहिरा और खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी, और खार्तूम की बात करें, ये जो सूडान की राजधानी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये नील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6400 किलोमीटर
इसकी लंबाई कितनी है? 3400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, एंडीज से निकलती है, जो कि कहाँ से? साउथ अफ्रीका में बहने वाली नदी है। इसी की सबसे बड़ी नदी नील नदी 3650 किलोमीटर लंबाई, उद्गम कहाँ से? विक्टोरिया झील से अफ्रीका में। ठीक, मुहाना कहाँ पर बनाती है अपना जल? भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। और असवान बांध किस नदी के आपसे पीछे बना हुआ है? तो नील नदी के बना हुआ है। और बात करते हैं काहिरा और खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के तट पे स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। इसकी इतनी बड़ी है कि इसकी जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र इसका है। और जबकि लंबी नदी पूछेगा तो जवाब हो जाएगा नील नदी। ठीक, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये उद्गम की बात करें, उद्गम इसकी कहाँ से होता है? तो ये एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत है ना विश्व की सबसे लंबी पर्वत, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक, सॉरी साउथ अमेरिका में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के माउंट आबू स्थित तिलवाड़ा के मंदिर के धर्म से संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण तेजपाल एंड वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। किसने? तेजपाल एंड वस्तुपाल नामक इसकी दो भाइयों ने करवाया था इसका निर्माण। बात करते कब निर्माण कराया था? तो 1221 में। ये आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बात करते स्थित कहाँ पे है? माउंट आबू पे स्थित है, माउंट आबू पे स्थित है। और ये दिलवाड़ा में स्थित है। और कैसा मंदिर है? जैन मंदिर। और माउंट आबू आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके इससे स्थित है, ये अरावली पे स्थित है। कहाँ पे? अरावली पे स्थित है। और अरावली की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि राजस्थान के माउंट आबू में से दिलवाड़ा जैन मंदिर की धर्म से संबंधित है। मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तेजपाल एंड वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1221 ईस्वी में कराया। स्थित कहाँ पे? अरावली पर्वत पे स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये राजस्थान में स्थित है। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों कब समान होते? तो जो सेंटीग्रेड फारेनहाइट है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से समान होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पूछे कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप किस टेम्परेचर को कहते हैं? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। तो मानव शरीर का ताप कितना होता है? मानव शरीर का ताप कितना होता है? मानव शरीर का जो ताप है वो आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर आपसे पीछे 98.66 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट या 310 केल्विन। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप क्षोभ मंडल में, कितने? क्षोभ मंडल में है। तो अगर आप क्षोभ मंडल में है 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे, 165 मीटर की कहाँ पे ऊंचाई पे जाने पे आपके तापमान में कितना परिवर्तन आएगा? आपके जो तापमान है इसमें कितना परिवर्तन आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे कमी आएगी। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान दोनों कब समान होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान, सेंटीग्रेड और जो है आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों समान होते हैं। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री 6 फारेनहाइट और 310 केल्विन। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। क्षोभ मंडल में यदि आप हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे आपके तापमान में कितना कमी आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे तापमान में कमी आएगा। आपके तापमान में नहीं, यहाँ पे क्षोभ मंडल के तापमान में कमी आएगा। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिए? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए। और इस जो पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया? इसमें घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आप देखिए कि सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध कहाँ पे दिए? तो जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए। कहाँ पे? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए। और बात करते हैं, ये अपने उपदेश की भाषा में देते हैं। तो अपना उपदेश की भाषा में पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में? पाली भाषा में देते थे। और बात करते हैं, और बुद्ध का गृह त्याग कब हुआ? तो बुद्ध का जो गृह त्याग है वो कितने वर्ष की अवस्था में? ये आपके 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का गृह त्याग हुआ। और इसे क्या कहा गया? इसे महाधि निष्क्रमण कहा गया। क्या? महाधि निष्क्रमण कहा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं देह त्याग की घटना कब हुई? जो बुद्ध की देह त्याग की जो घटना है इसे क्या कहा जाता है? इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सारी चीजें
आप लोग ध्यान दें, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो देख लेते हैं आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे सारनाथ में दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लेकिन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, श्रावस्ती में दिया। किस भाषा में उपदेश देते थे, पाली भाषा में देते थे। बात करते हैं बुद्ध की देह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। देह त्याग की घटना बुद्ध की, ये क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, तो और बात करते हैं संविधान में। आपसे पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ। आपसे पूछे संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे संविधान सभा की आपसे पूछे कि अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं, और संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनने में समय लगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं 26 जनवरी को 1930 से 26 जनवरी को 1930 से कौन सा दिवस यहाँ पे मनाते थे, इसी दिन मनाते थे स्वाधीनता दिवस। इसी दिन कौन सा दिवस मनाते, स्वाधीनता दिवस। और इसी दिन ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी के दिन 1950 को संविधान लागू किया गया। और तब से इसी दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाने लगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि इस दिन भारत गणतंत्र किया था, तो इस दिन भारत में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन संविधान को क्या कर लिया जाता, अंगीकृत कर लिया जाता। आंशिक रूप से नहीं, पूरे रूप से नहीं, अंगीकृत आंशिक रूप से किया जाता। और संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए 26 नवंबर के दिन। ठीक, बात करते हैं अंतिम बैठक कभी थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान बनने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो बात करते हैं 26 जनवरी 1930 से इसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन। इसलिए 26 जनवरी के दिन 1950 को संविधान लागू किया गया। और इस दिन क्या मनाया जाने लगा, गणतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाने लगा। पानीपत का पहला दूसरा तीसरा युद्ध, तो पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया। दूसरा वाला युद्ध 1556 में लड़ा गया। तीसरा वाला युद्ध 1761 में लड़ा गया। और एक देख लेते हैं, पानीपत का जो तीसरा पहला युद्ध है 1556 वाला, एक किसके बीच में लड़ा गया था, ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन हुआ था, इसमें विजयी बाबर हुआ था। कौन जीता था, विजयी बाबर हुआ था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि 1556 किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये बैरम खान के बीच में, बैरम खान वर्सेस किसके बीच में, बैरम खान वर्सेस ये लड़ा गया था हेमू के बीच में, बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में। और 1761 वाला था, ये किसके बीच में, तो एक तरफ से मराठे की तरफ से सदाशिव भाव, एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। कौन, अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात करें तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, बैरम खान इसमें जीता था दूसरे वाले में। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और ये बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, बैरम खान जीता था, हेमू को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आखिरी नंबर है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और बात करते हैं, और इसका लाल रक्त कणिका के बारे में बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लाल रक्त कणिका के बारे में, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। और लाल रक्त की कणिका के बारे में बात करें, मृत्यु कहाँ पे होती है, तो इसकी मृत्यु यकृत एंड प्लीहा में होती है। कहाँ पे, यकृत और प्लीहा में। इसलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं, इसे लाल रक्त कणिका का कब्र कहते हैं, यानी कि आरबीसी का इसे कब्र कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और आरबीसी में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये भी आपसे पूछे
तो रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इस वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो आपसे पूछे WBC का कार्यकाल कितना होता है, WBC का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल या फिर कार्यकाल, सॉरी कार्यकाल नहीं, जीवन काल कितना होता है, तो 2 वर्ष से लेकर ये 2 दिन से 4 दिन तक होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। बात करते हैं निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में ये बनती है। मृत्यु कहाँ पे होता है, यकृतम प्लीहा में होता है। इसी वजह से RBC को क्या कहा जाता है, यकृतम प्लीहा का कब्र कहा जाता है। यकृतम प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और भारत के पश्चिमी तट पे स्थित महासागर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अरब सागर में बात करें, इसमें लक्षद्वीप स्थित है। भारत में लक्षद्वीप अपना स्थित है। और लक्षद्वीप क्या है अपना, कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और ये कैसा द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल द्वीप से बना द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रवाल द्वीप है। और बात करते हैं कि कोच्चि को क्या कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कुछ नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और माही नदी जो हो गई, माही नदी, या फिर आपसे पूछे कि साबरमती नदी, ये सारी कहाँ, किस नदी, किस सागर में गिरती है, साबरमती नदी, ये सारी किस सागर में जाके गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती है। किस सागर में, अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पूर्व में क्या स्थित है, तो भारत के जो पूर्व में, तो इसमें बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, भारत के दक्षिण में आपसे पूछे, यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है। क्या, हिंद महासागर स्थित है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत के सबसे पश्चिमी तट स्थित सागर क्या है, तो अरब सागर है। और लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है अरब सागर में, ये प्रवाल द्वीप है। और अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, और ये सारे के सारी नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक, अब बात करते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी अरब सागर के स्थित है, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और बात करते हैं, और इससे किस दूरी, कौन सी दूरी, यहाँ पे खगोली दूरी मापी जाती है। खगोली दूरी किससे मापी जाती है, ये आपके पारसेक से मापी जाती है। और बात करते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर आपको पूछे कितनी, एक पारसेक बराबर कितनी जो प्रकाश वर्ष होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पारसेक में कितनी, 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। अब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक, 9.46 × 10⁻15 मीटर एक पारसेक में होते, सभी प्रकाश वर्ष में होते हैं। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, नहीं कि समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब आप वाहन चलाते हैं, जब आप वाहन चलाते हैं, तो वो वहाँ पे वाहन में जब आपके सामने जो मीटर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो वाहन में जो मीटर लगा होता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। क्या, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, इसे खगोलीय दूरी को मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। बात करते हैं एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻15 मीटर, ये यूनिट पूछा जाता है। और एक पारसेक बराबर, तो अगर लाइट ईयर में पूछे तो 3.26 लाइट ईयर होता है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर। और जो वाहन में जो मीटर लगा होता है उसे क्या, किससे मापते हैं, वाहन की जो चाल है उसको ओडोमीटर से मापते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये करनाल में स्थित है। कहाँ पे, करनाल में। करनाल कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। और डेयरी, दूध के बारे में बात करें तो दूध की आपसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है,
श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। या फिर आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है। और बात करते हैं, और दूध क्रांति के जनक कौन है? दूध क्रांति के भारत में जनक कौन है? दूध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। कौन? वर्गीज कुरियन है दूध क्रांति के जनक। ऐसे इनके दिन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? इनके जन्मदिन पे, इनके जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, तो इस दिन क्या मनाते हैं? इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 26 नवंबर को। और बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 जून को। कब? 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। अब आपसे पूछे कि दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक, आपसे पूछे कि दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दूध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में। अभी पूछे कि विश्व में दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है? विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो भारत में। और दूध क्या है? दूध क्या है? तो दूध है एक क्या है? ये पायस है। दूध क्या है? किस चीज का? ये पायस है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में है। और दूध की बात करें, दूध श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। तो दूध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इनका जन्मदिन होता है 29 नवंबर के दिन। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस को मनाते हैं, तो ये 1 जून के दिन मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। और सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में होता है। और विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत में होता है। दूध क्या है? एक पायस है। एक पायस का एग्जाम्पल है। बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने किया अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। इसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इन्हें भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है तो किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और आपसे पूछे कि मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना? कालिदास को। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। आपसे पूछे कि रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये भी आपके कालिदास की रचना है, रघुवंशम। और ऋतु संहार किसकी रचना है? आपसे पूछे कि ऋतु संहार किसकी रचना है? ये भी कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। आपसे पूछे कि पुष्पवाण विलास किसकी रचना है? पुष्पवाण विलास किसकी रचना है? तो ये भी आपके कालिदास की रचना है। तो देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार लेखक कालिदास में। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बात करते हैं मेघदूत किसकी रचना? कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की। रघुवंशम कालिदास की। ऋतु संहार कालिदास की। और कुमार संभवम और पुष्पविलास प्रसन्न ये सभी कालिदास की रचना है। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करके बताएं। ठीक, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और पढ़ते रहें।